हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। इससे पहले हम हिंदी व्याकरण में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, जिसमें हमने भाषा व्याकरण पढ़ा है और वर्ण विचार पढ़ा, शब्द विचार पढ़ा। इससे पहले हम विशेषण पढ़ चुके हैं, क्रिया सर्वनाम पढ़ चुके हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मुहावरे पढ़े हैं। और आज की क्लास में यहाँ पर हम क्रिया की पहचान कैसे किया जाता है, क्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए किसी भी वाक्य में जो है क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो इसमें संज्ञा हो जाता है। क्रिया, किसी भी वाक्य में जो काम जो है होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक है, तो किसी वाक्य में काम को दर्शाने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं वर्ब क्या होता है, एक्शन डूइंग वर्ब, है ना। क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि जावेद रिक्शा पर बैठा। रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाया और रिक्शे के पहिए घूमे। रिक्शे वाले ने रिक्शा रुका और जावेद रिक्शा से उतरा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी और इसमें क्या क्या कहा गया है कि जावेद रिक्शा पर बैठा। तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ काम किए गए हैं। क्या क्या काम हुए हैं, जैसे यहाँ पर बैठना, चलाना, रोकना, उतरना। ठीक है, और कुछ और काम भी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे घूमना, रुकना। अभी आप पढ़ रहे हैं तो ये भी आपका काम है। मैं पढ़ा रही हूँ तो ये भी एक काम है। ठीक है, यदि आप लिखेंगे, मैं आपको लिखने को कहूँ, वो आपका क्या है, काम है। मैं आपको समझा रही हूँ, ये भी आपका काम है। आप खा रहे हो तो वो भी काम है। ठीक है ना, तो ये सभी जो है क्या है, काम है। ठीक है ना। तो क्रिया होता क्या है, किसी भी वाक्य में जो शब्द हमें क्या करता है। देखिए, आप इसकी परिभाषा भी यहाँ पर लिखी हुई है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब सभी बच्चे इस परिभाषा को लिखेंगे कि किसी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं या उसे क्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिख नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं या उसे क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्रिया, कुछ कार्य हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। सीता नाच रही है। सीता नाच रही है। ऐसे ही मैं यहाँ और लिखूं, राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्रिया शब्द कौन कौन से हैं। तो ये जो नाच रही है ये क्रिया है, ये पढ़ रहा है ये आपका क्रिया है, और बच्चे जो हैं खेल रहे हैं ये भी आपका क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया हो रही है, सीता नाच रही है तो सीता नाचने का काम कर रही है। राम पढ़ रहा है तो राम यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहा है। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं। इन सभी वाक्य में काम हो रहा है, कुछ काम होने का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, चलिए सभी बच्चों ने ये लिख लिया कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया के यहाँ पर दो भेद हैं। क्रिया के दो भेद हैं, तो सभी बच्चे लिखेंगे क्रिया के दो भेद हैं। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक, या आगे आप सकर्मक लिख लीजिए या फिर अकर्मक। ठीक है, तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिया के दो भेद। क्रिया के भेद।
कौन कौन से भेद हैं क्रिया के? अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। जल्दी लिखेंगे, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, क्रिया के तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि क्रिया के दो भेद हैं। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। चलिए, क्रिया के दो भेद हैं, पहला अकर्मक और दूसरा है आपका सकर्मक। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पीटर हंस रहा है, गौतम सेब खा रहा है। हंस रहा है और गौतम सेब खा रहा है। अब अपने इससे पहले मैं आपको कारक पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, किसी भी क्रिया में, किसी भी वाक्य में एक कर्ता होता है जो काम करता है, एक कर्म होता है और क्रिया होती है। कर्ता काम को करने वाला है, कर्म क्या होता है? जिस पर कर्म का असर पड़े, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े। हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम का प्रभाव उस कर्म पर पड़ रहा जिस पर काम का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? वो आपका कर्म है। जैसे यहाँ पर देखिए, पीटर हंस रहा है। अब कर्ता काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है। ये कार्य हो रहा है, ये क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया? हंस रहा है, ये क्रिया हो रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीटर हंस रहा है। अब इस हंसने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ पीटर पर पड़ेगा, क्योंकि पीटर यहाँ पर क्या है? कर्ता है। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। किसी भी वाक्य में काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब पीटर हंस रहा है, पीटर के हंसने का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ पीटर पर पड़ेगा, इसका प्रभाव और किसी पर नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में? यहाँ पर देखिए, गौतम सेब खा रहा है, गौतम सेब खा रहा है। गौतम क्या है? इस वाक्य में गौतम आपका कर्ता है। क्या है? गौतम आपका कर्ता है। क्या खा रहा है? काम क्या कर रहा है? वो खाने का काम कर रहा है, तो ये तो आपकी क्रिया हो गई है। ठीक है, अब ये सेब क्या है? ये कर्म है। क्यों? क्योंकि जो काम कर्ता कर रहा है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सेब पर भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जब गौतम सेब खाएगा तो गौतम का पेट भरेगा, है ना? उसकी भूख कहीं ना कहीं मिट जाएगी और सेब भी आपका खत्म हो जाएगा, सेब पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर सेब जो है कर्म है, क्योंकि कर्ता का क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है? कर्म पर पड़ा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, एक में कर्म है नहीं है और दूसरे में कर्म है, क्योंकि कर्ता ने जो काम किया उसका प्रभाव कर्म पर भी पड़ा। तो मैं यहाँ पर यदि लिखूं कि ये आपका कर्म है, पीटर तो आपका कर्ता हो गया है, पीटर आपका क्या हो गया है? कर्ता। चलिए, पीटर आपका क्या है? कर्ता है और हंस रहा है, ये आपका क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर कर्ता और क्रिया है, सिर्फ सिर्फ कर्ता और क्रिया है। यहाँ पर जो आपका गौतम है, ये तो भाई आपका कर्ता है, ये आपका कर्ता है। खा रहा है, ये आपका क्रिया है, ये क्रिया है ना? और इस गौतम ने जो काम किया, जो खाया, उसका प्रभाव सेब पर पड़ा, तो सेब आपका कर्म है। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर भी पड़ा, कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ा। तो अब आगे यहाँ क्या लिखा है कि पहले वाक्य में काम करने वाला अर्थात कर्ता कौन है? पीटर है। जो काम हो रहा है वह अर्थात हंसना क्रिया है। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। ठीक है, इतना तो आप जानते हो।
अब आगे क्या कहा है, दूसरे वाक्य में कर्ता गौतम है और क्रिया खाना है। ठीक है, खाने का प्रभाव किस पर पड़ा है, खाने का प्रभाव सेब पर पड़ा है, खाने का प्रभाव सेब पर भी पड़ रहा है, अर्थात सेब आपका कर्म है। ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, सेब आपका यहाँ पर क्या है, कर्म है। ठीक है, अब हमने बात की थी अकर्मक और सकर्मक क्रिया की। हमने क्या कहा, क्रिया के दो भेद हैं, है ना, दो भेद, पहला अकर्मक और दूसरा आपका सकर्मक। इसका अर्थ हुआ कि वाक्य में क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। यानी कि वाक्य को आप दो प्रकार से बना सकते हैं। एक वो वाक्य हो सकता है जिसमें आपको कर्ता की कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे पीटर खा रहा है। अब ये तो आपने वाक्य बना दिया है, इसमें आपको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन पीटर सेब खा रहा है, गौतम सेब खा रहा है, या पीटर, दोनों भी, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, ये तो करता है। अब मैंने उसी वाक्य में यदि मैं लिखूं कि पीटर सेब खा रहा है, मैं यहाँ दो चीजें लिखूं। जैसे पहले में मैं लिखूं कि पीटर खा रहा है, ठीक है, इसमें कर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि कर्ता ने क्रिया कर दिया और वाक्य भी बन गया। तो इससे क्या पता चलता है कि आप किसी भी वाक्य में क्रिया और कर्ता से जो है उस वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं, बिना कर्म के भी वाक्य आपका बन सकता है। तो यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, इसी में थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, पीटर सेब खा रहा है, पीटर सेब खा रहा है। अब इसी में हमने क्या कर दिया है, सेब ऐड कर दिया। तो अब ये सेब जो है क्या है, ये सेब आपका क्या है, ये आपका कर्म है। ठीक है, तो अब क्या कहा है कि वाक्य में क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर इस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं थी, हमने सीधे कह दिया पीटर खा रहा है। अब क्या खा रहा है हमें नहीं पता, क्या खा रहा है, बस पीटर खा रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, पीटर सेब खा रहा है। तो इसमें तो यहाँ पर क्या लिखी है, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकती है। इस आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, है ना, इसी के आधार पर यहाँ पर क्रिया के दो भेद हैं, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि क्रिया के दो भेद हैं। किस आधार पर है, उसके कर्म के आधार पर। यानी कि जब कर्म होगा तो तब वो अकर्मक या सकर्मक आगे पढ़ेंगे, और कर्म नहीं है तब उसे क्या कहेंगे, इसी आधार पर हम यहाँ पर इसको आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी सी बात समझ में आई कि किसी भी वाक्य में क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि पीटर खा रहा है, वाक्य कंप्लीट हो गया, क्रिया भी आपका यहाँ आ गया, कर्ता भी आ गया। पीटर सेब खा रहा है, यहाँ पर आपका कर्म है। तो ठीक है ना, तो इसकी आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसी आधार पर यहाँ पर हमने क्रिया के दो भेद किए हैं, पहला है आपका अकर्मक और दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया। अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। चलिए हेडिंग डालेंगे, पहला अकर्मक क्रिया। पहली हेडिंग डालेंगे अकर्मक क्रिया। अब देखिए, जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, अर्थात उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तब वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब देखो, इसके नाम से भी आपको क्या पता चल रहा है, अकर्मक, कर्म की आवश्यकता, अ का मतलब नहीं, कर्म की आवश्यकता नहीं है, अकर्मक, अर्थात जिन वाक्यों में कर्म ना हो उसे आप क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। आगे की क्लास में आपको वाक्य दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। ठीक है ना, तो जिसमें भी आपको कर्म ना दिखे वहां पर आप क्या कहेंगे, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। अ का मतलब नहीं, कर्म, जिसमें कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जिसमें आपकी क्या नहीं है, जिसमें
आपका कर्म नहीं है वहां पर आप क्या कहेंगे, वहां आप कहेंगे कि ये आपका अकर्मक क्रिया है। जैसे पीटर खा रहा है, ये आपका अकर्मक है, और पीटर सेब खा रहा है, ये आपका सकर्मक है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपका, क्योंकि इसका अपोजिट तो होगा। तो अकर्मक में, जिसमें आपका, इसको लिख लेंगे यहाँ से, जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है ना, उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर आप अकर्मक क्रिया वो कहलाती है। चलिए इसको लिख लेंगे जल्दी। जैसे देखिए, कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है। अब काम क्या हो रहा है यहाँ पर, भागने का काम। कौन भाग रहा है, कुत्ता। कुत्ता क्या है यहाँ पर, करता है। ऐसे ही बालिका रो रही है, कौन रो रही है भाई, बालिका रो रही है। कर्ता कौन है, बालिका। और रोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, बालिका रो रही है तो उसी पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा। कुत्ता भागेगा तो उसका प्रभाव कुत्ते पर ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ता भाग रहा है और बालिका रो रही है, इन दोनों ही वाक्यों में आपके अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर कर्म है और ना ही यहाँ पर कर्म है, और आपका वाक्य भी प्रयोग पूर्ण हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इन वाक्यों में भागना और रोने का फल सीधे कर्ता। कर्ता कौन कौन है, एक तो कुत्ता हो गया कर्ता, यहाँ पर काम करने वाला कुत्ता है, वो भाग रहा है, तो ये आपका कर्ता हो गया है। ठीक है, और इसमें देखिए बालिका आपकी काम करने वाली है, क्या काम कर रही है, वो रो रही है तब भी काम हो रहा है, आप सो रहे हो तब भी काम हो रहा है। तो यहाँ सीधे प्रभाव कर्ता यानी कुत्ता और बालिका पर पड़ रहा है, अर्थात इन क्रियाओं के कर्म नहीं है। क्या नहीं है, कर्म नहीं है। अतः आप क्या कह सकते हैं, भागना और रोना क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। चलिए, चलिए जल्दी लिखेंगे। यहाँ पर आपका भागना और रोना क्या हो गया है, अकर्मक क्रिया हो गया। चलिए, अब देखिए इसके बाद कुछ सामान्य अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार से हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और अकर्मक क्रियाएं दे रखी हैं, जैसे आपका आना, जाना, उठना, सभी लिखेंगे इसको, बैठना, हंसना, रोना, दौड़ना, लड़ना, मिलना, नाचना, डरना, चमकना, गिरना, उछलना, ये सभी जो है आपकी क्या है, ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो उन सभी को लिख लेंगे, आना, जाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, दौड़ना, ठीक है, लड़ना, मिलना, नाचना, डरना, चमकना, गिरना और उछलना। इन सब सभी क्रियाओं को आप लिख लीजिएगा, ये क्रियाएं भी आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, इसके बाद जैसा कि हमने क्रिया के दो भेद पढ़े हैं, पहला आपका अकर्मक और दूसरा आपका सकर्मक। तो आइए सकर्मक क्रिया क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या कहा गया है कि जब क्रिया का प्रभाव, अब इस पे तो आप समझ ही गए होंगे, अकर्मक और सकर्मक। तो मतलब जिसमें कर्म हो, मतलब जिसमें ना हो। तो जिस जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है तब वह आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ दो उदाहरण आप लिखेंगे। अखबार पढ़ रहा है और शबनम पत्र लिख रही है। अखबार पढ़ रहा है और शबनम पत्र लिख रही है। चलिए लिख लेंगे इन दोनों उदाहरणों को और आगे समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अखबार पढ़ रहा है और शबनम पत्र लिख रही है। चलिए लिख लिया सभी ने। चलिए आगे देखिए यहाँ पर। अब आप देखिए पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया का प्रभाव है। पढ़ना क्रिया का प्रभाव है। क्या है? क्रिया का प्रभाव है। और वो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अखबार पर पड़ रहा है। और दूसरे वाक्य में लिखना क्रिया का प्रभाव है और वो पत्र पर पड़ रहा है। अतः पढ़ना और लिखना सकर्मक क्रियाएं। पढ़ना और लिखना सकर्मक क्रियाएं। ठीक है। तो पढ़ने का, अखबार पढ़ रहा है। अब कौन पढ़ रहा है? भले हालांकि यहाँ पर आपको कर्ता नहीं दिया है। अखबार पढ़ रहा है तो कौन पढ़ रहा है? वो तो कर्ता हो गया। लेकिन पढ़ने किसको पढ़ रहा है? अखबार को पढ़ रहा है। तो किस पर पड़ा सीधे प्रभाव? अखबार पर पड़ा। दूसरे वाक्य में देखिए लिखना, पत्र लिख रही है, शबनम पत्र लिख रही है। तो लिखने का प्रभाव किस पर? क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। ठीक है। तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? पत्र पर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका पढ़ना और लिखना सकर्मक क्रियाएं हैं। जल्दी से इसके और कुछ उदाहरण हैं, जैसे खाना, पीना, बताना, सुनाना, देना, काटना, डराना, जीतना, खरीदना, रुलाना, खिलाना, बेचना और अंतिम में धोखा और पढ़ाना। ये सभी आपकी सकर्मक क्रियाएं हैं। आगे क्या लिखा है? किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, यह जानने के लिए वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न पूछिए। यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होगी और उत्तर ना मिले तो अकर्मक होगी। तो बस सिंपल से यदि आपको वाक्य दिया गया हो और पूछा जाए कि इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, तो आपने कौन सा प्रश्न लगाना है? क्या। ठीक है। क्या प्रश्न आप पूछेंगे उस वाक्य के लिए, तो इससे आपको पता चल जाए और उससे यदि आपको उत्तर मिल जाए तो वो आपका सकर्मक हो जाएगा और यदि उत्तर ना मिले तो वो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। तो आप क्या करेंगे? यदि आपको किसी वाक्य में क्या करना हो, आपको उसकी क्रिया पता करनी हो, तो आपको क्या प्रश्न लगाकर उसे पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर रोहन पत्र पढ़ता है। रोहन पत्र पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? पत्र पढ़ता है। उत्तर आपको मिला, यानी कि ये आपका क्या है? क्या है ये आपका? रोहन पत्र पढ़ता है। तो ये आपका सकर्मक है, यानी कि इसमें कर्म है। दीपू सोता है। क्या सोता है? दीपू। क्या शब्द जो है सजीव के लिए नहीं लगाया जाएगा, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या सोता है? कौन सोता है? इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कौन सोता है तो तब आता दीपू। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है तो इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सजीव के लिए आप क्या प्रश्न नहीं कर सकते हैं। किसी भी सजीव को आप क्या प्रश्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, तो क्या प्रश्न आपने दोनों में किया, अर्थात ये आपका क्या है? अकर्मक है। दीपू सोता है। कौन सोता है? दीपू सोता है। लेकिन प्रश्न क्या करना था? प्रश्न तो आपको क्या लगाकर करना था। चलिए आगे देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर के वाक्य में पढ़ना सकर्मक है। ठीक है। और सकर्मक क्रिया है, जबकि सोना जो है आपका अकर्मक है। अब इसके बाद एक और यहाँ पर क्रिया की बात की गई है, प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, वृक्ष से सेब गिरा। वृक्ष से सेब गिरा, बालक ने छत से गेंद गिराई।
वृक्ष से क्या गिरा? सेब गिरा। और बालक ने छत से गेंद गिराई। चलिए इन दोनों उदाहरणों को लिख लीजिए। आगे देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया था। तो क्या कहा गया है? पहले वाक्य में गिरने का काम सेब अर्थात कर्ता ने स्वयं किया। क्या था? वृक्ष से सेब गिरा। ठीक है, वृक्ष से सेब गिरा। दूसरा उदाहरण क्या है? बालक ने छत से गेंद गिराई। बालक ने छत से गेंद गिराई। है ना, दो उदाहरण यहाँ पर हैं। तो पहले में देखिए क्या लिखा है। पहले वाक्य में गिरने का काम सेब अर्थात कर्ता ने स्वयं किया। वृक्ष से सेब गिरा। अब यहाँ पर किसी तीसरे ने कोई काम नहीं किया है, वृक्ष स्वयं गिर गया। तो यहाँ पर जो कर्ता है सेब, उसने स्वयं काम किया, स्वयं उसने गिरने का काम किया। लेकिन दूसरे वाक्य में आप देख पा रहे हैं गेंद ने स्वयं जो है गिरने का काम नहीं किया है, बल्कि यह काम बालक अर्थात किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। बालक ने छत से गेंद गिराई। यहाँ पर गिराई गई, लेकिन वृक्ष से जब फल टूट जाता है, सेब टूट जाता है, तो वो स्वयं गिर जाती है। तो दोनों उदाहरण में आप देखिए, पहले में सेब स्वयं गिरा, स्वयं उसने काम किया। अब गिरा है तो गिरने का काम हुआ है, अर्थात यहाँ पर उसने स्वयं काम किया। किसने? कर्ता ने। ठीक है। अब दूसरे में यहाँ पर बालक ने छत से क्या किया भाई? गेंद को गिराई। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका अर्थ हुआ कि कभी कभी कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य के लिए प्रेरित करता है। तब वाक्य की जो क्रिया है वो प्रेरित होने के कारण प्रेरणात्मक क्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को काम के लिए प्रेरित करे, तब कर्ता की क्रिया क्या हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्ता जो है स्वयं काम ना करके किसी तीसरे से जब काम कराती है तो वो क्या करती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब जो अकर्मक और सकर्मक आपके पास क्रियाएं होती हैं, उससे भी आप प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं वो यहाँ पर आप देखिए। चलिए ये आपने लिख लिया होगा, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। दोनों उदाहरण मैं नीचे लिख दिया, आप चाहें तो इसको ऊपर लिख लीजिएगा। हेडिंग डालेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, और फिर यहाँ पर पहला उदाहरण लिखेंगे वृक्ष से सेब गिरा। दूसरे में लिखेंगे बालक ने छत से गेंद गिराई। और इसके बाद आप लिखेंगे कि पहले वाक्य में गिरने का काम सेब अर्थात कर्ता ने स्वयं किया है, और दूसरे वाक्य में गेंद ने स्वयं गिरने का काम नहीं किया है। यह काम बालक अर्थात किसी दूसरे के द्वारा किया गया। इसका अर्थ हुआ कि कभी कभी कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो जैसे बालक ने क्या किया है? छत से गेंद गिराई है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया आपका कहलाएगा। इसकी आप यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं कि जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करे, तो तब आपके कर्ता की जो क्रिया होगी वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को आप क्या कर सकते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाओं में बदल सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे उठना है तो उठाना, मिलने का मिलाना, इनको लिख लेंगे। उठना उठाना, मिलना मिलाना, सोना सुलाना, रोना रुलाना। तो मिलने का काम तो करता उठना
तो कोई करता होगा वो स्वयं करेगा। लेकिन यदि आपको कोई उठा रहा है तो आपको कोई प्रेरणा दे रहा है, फिर आपसे काम करवा रहा है। मिलने का काम, किसी से मिलना है तो आप क्या कहेंगे, मैं आज किसी से मिला था, जो भी है। अब आपको कोई तीसरा मिला रहा है तो आप क्या कहेंगे, मिलाना। सोना का जो काम, सोने का जो काम है करता वैसे तो स्वयं करेगा सोना, लेकिन अगर उसको कोई तीसरा सुलाता है, जैसे छोटे बच्चों को उसकी मदर सुलाती है, तो क्या कहते हैं, मदर बच्चे को सुला रही है, या उसकी मम्मी जो है बच्चे को सुला रही है। रोना, स्वयं अगर बच्चा रोता है या फिर दूसरा आदमी उसको क्या कर रहा है, रुला रहा है, रुलाना। हंसना, स्वयं हंसना कर्ता के द्वारा, लेकिन दूसरा हंसाना, तो ये प्रेरणार्थक आपकी क्रिया हो जाएगी। डरना, डराना, चलना, चलाना, इसी प्रकार से पढ़ना, ये तो आपकी अकर्मक क्रियाएं थी। ठीक है, चलिए, चलना, चलाना, डरना, डराना और नाचना, नचाना। चलिए सभी लिखेंगे यहाँ पर, डरना, डराना, चलना, चलाना। और यहाँ पर देखिए सकर्मक में क्या जाएगा, पढ़ना, पढ़ाना, तो ये प्रेरणार्थक है। जब आप खुद पढ़ रहे हो तो ये आपके द्वारा की गई क्रिया है, स्वयं के द्वारा। लेकिन आपको कोई प्रेरणा दे करके पढ़ा रहा है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं आपको कौन सा काम कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं, मेरे संदर्भ में मेरे सामने बैठ करके आपको मैं पढ़ा रही हूँ। पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या है, एक प्रेरणार्थक क्रिया है। खाना, स्वयं खाएगा करता, लेकिन खिलाना कोई दूसरा आदमी इसको खिलाएगा। देना, कर्ता स्वयं देगा, लेकिन दिलाना किसी तीसरे पर्सन के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, इस क्रिया को प्रेरणा के द्वारा उसको कर रहे हैं। लिखना, कर्ता स्वयं लिखेगा, लेकिन लिखाना किसी तीसरे की मदद लेगा। धोखा, धोना, तो धोना तो स्वयं हो जाएगा कर्ता के द्वारा, लेकिन धुलाना किसी तीसरे के द्वारा। सुनना, कर्ता स्वयं सुनेगा, लेकिन सुनाना किसी दूसरे के द्वारा आप सुनेंगे, प्रेरणा। जीतना या जिताना, छोड़ना और छुड़ाना, ये सभी जो है आपके क्या हैं, सकर्मक। और इसको नोट डाउन कीजिएगा आप सभी, ठीक है। ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया किस प्रकार से बनाई जाती है, और शब्दों से भी इसका अर्थ आपको पता चल रहा है। प्रेरणार्थक यानी कि किसी तीसरे के द्वारा, कर्ता जिसमें कार्य स्वयं नहीं करता है। उठाना किसी के द्वारा, मिलाना किसी तीसरे के द्वारा, सुलाना किसी दूसरे के द्वारा, है ना। रुलाना, इसमें क्या कर रहा है, कोई आपको एक काम करने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको, चलिए तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्रिया पढ़ा और साथ ही साथ क्रिया के यहाँ पर दो भेद पढ़े, जिसमें आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा। हमने इसके उदाहरण देखे और कल की क्लास में और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।